हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का पढ़ाई लिखाई के आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे ग्रामीण परिवेश के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में। और बेटा, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि पिछले 3 दिन से हम लगातार आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन करा रहे हैं और हर एक वीडियो में हमने एमसीक्यूज के 10 प्रश्न तैयार किए हैं जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल पर ले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 एमसीक्यूज के प्रश्न हैं बेटा, ये संबंधित होने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था से। किससे मेरे शेर? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित होने वाले हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण परिवेश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप ये भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में ग्रामीण परिवेश 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वो 25 प्रश्न पूरे सिलेबस का 25% यानी कि 1/4 भाग कवर कर रहे होंगे। बेटा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर आप ग्रामीण परिवेश पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप चैनल पर फटाफट से जुड़ जाइए। और जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हम लगातार आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है, जो बेहतर कंटेंट है, वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? ग्रामीण परिवेश से संबंधित बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इस बेहतर कंटेंट को बिल्कुल भी मिस ना करें, हर एक वीडियो को बेहतर तरीके से देखें और हर एक बात को समझते हुए अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर पर लेकर जाएं। मैं अरुण कुमार आज आपको फिर से 10 एमसीक्यूज के क्वेश्चन कराने वाला हूं और इन 10 एमसीक्यूज के क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ नॉलेज भी मिलने वाली है। अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था के हमारे सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, मतलब 2 या 3 वीडियो मैंने आपको दिए हैं, 2 वीडियो दिए हैं, एक वीडियो अलग से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने आपको बता रखा है, तो उन वीडियो को अगर आप देख चुके हैं तो इन क्वेश्चंस पर आपकी बेहतर पकड़ होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता हैं या पता होते चल रहे हैं तो आप हमें क्वेश्चन के साथ साथ कमेंट करके आंसर को बताएंगे। ठीक है? मतलब मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको याद है तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगी, या ये कह सकते हैं आपकी नॉलेज में भी एक बूस्टर लग जाएगा। समझे? दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं ज्ञानविद अरुण, जिससे चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है? चैनल आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके फटाफट से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो में जो आप ये जो पूरा का पूरा इंटरफेस देख रहे हैं, ये वो इंटरफेस है जो मेरे पर्सनल नंबर का है। ठीक है? ये ग्रुप का नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं वीडियो देने के बाद आपको चैनल पर दूंगा, ताकि आपको वो क्वेश्चन ईजिली अप्रोच हो जाएं, ईजिली मिल जाएं और ईजिली आप उनको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। मेरी बात समझ में आई? चलिए बेटे, हम एक एक सवाल को बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा ताकि नोट भी क्या कर सकें, इन पॉइंट्स को कर सकें। ठीक है? चलिए, प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा है कि ग्राम शब्द का लेख या उल्लेख, यहाँ पर उल्लेख है, ठीक है, ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस साहित्य में मिलता है? ठीक है, तो ग्राम शब्द ग्रामीण परिवेश की बात है, तो जाहिर सी बात है आपसे पूछ सकते हैं कि ग्राम शब्द जो है इसका उल्लेख किस साहित्य में देखने को मिलता है। तो बेटा, इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक साहित्य इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, फूल पत्ती बिखर रही है कितने अच्छे तरीके से, और ऐसी फूल पत्ती आप अपने ऊपर भी बिखरवा सकते हैं अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है? चलिए मेरे शेर, हम यहाँ देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर वैदिक साहित्य हो जाता है। और ते ध्यान रखिएगा कि वैदिक साहित्य में कौन सा वेद है जहाँ पर ग्राम शब्द की उत्पत्ति देखने को मिलती है, तो वो है ऋग्वेद। कौन सा बेटे? ऋग्वेद। ध्यान रहेगी ये बात। चलिए, और ध्यान रखें कि ग्राम से ही क्या बना है, गांव बना है, ग्राम से ही गांव बना है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए,
अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है देख लेते हैं कि वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। तो बेटा इसको क्या ग्रामपति कहते थे? नहीं। ग्राम रक्षक? बिल्कुल नहीं। ग्रामीण तो कहेंगे नहीं, ग्रामीण तो आज की डेट में है ना, आज की डेट में कहा जाता है उन लोगों को जो गांव से बिलोंग करते हैं, उन्हें ग्रामीण कहा जाता है। हम तुम सब ग्रामीण हैं, है ना, गांव से तो बिलोंग करते हैं मेरे भाई। चलो तो यहाँ देखते हैं हम क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ग्रामड़ी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर? ग्रामड़ी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वैदिक काल में, या ये कह सकते हैं कि वेद पीरियड में गांव के प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको हम कहते थे ग्रामीणी। क्या कहते थे? ग्रामीणी। समझ में आई बात? चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली किन कारणों से कमजोर हो गई। तो वो कौन से कारण हैं जिनसे कमजोर हुई थी मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली? नगरों पर अधिक ध्यान देना, दूसरा है जमींदारों को बढ़ावा देना, तीसरा है जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना। तो बेटा इन तीनों ही कारणों से क्या हुई थी, ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली कमजोर हो गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी तीनों। यहाँ पर तीनों लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीनों लिखा हुआ है। तो मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली किन कारणों से कमजोर हो गई थी? तो इन तीन कारणों से कमजोर हुई थी। इन तीनों कारणों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा बहुत बेहतर तरीके से, कि नगरों पर ध्यान देने से भी ग्रामीण परिवेश जो था या ग्रामीण की जो प्रणाली थी स्वशासन करने की, वो कमजोर हुई थी। दूसरी, जमींदारों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था जिनकी वजह से कंगाल हो चुके थे गांव। तीसरा, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया। अच्छा, क्या आप जानते हैं अगर आज की डेट में भी केवल जमींदारों पर या पैसे वाले लोगों पर बढ़ावा दिया जाए, पैसे वाले लोगों पर ध्यान दिया जाए, बाकी गांव मतलब भारत की जो गरीब जनता है उसके लिए कोई भी विकास कार्यक्रम ना चलाए जाएं, तो क्या भारत का कल्याण हो पाएगा? तो बेटा नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। अगर भारत का विकास कराना होता है तो गरीब लोगों का विकास, साथ में गांव के लोगों का विकास करना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ही लोगों के अमीर हो जाने से पूरा देश अमीर नहीं हो सकता। पूरे देश के अमीर हो जाने से या देश के लोगों के अमीर हो जाने से, देश के लोगों के संपन्न हो जाने से देश अमीर हो सकता है, विकास कर सकता है। बात समझ में आ गई? और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है। समझ गए मेरी बात मेरे बिना कहे? बहुत अच्छे लोग हैं आप। चलिए मुझे बताओ जल्दी फटाफट, ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटफुल है कि नहीं है। पिछली अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो उन वीडियोस के आधार पर ही आप मुझे रेटिंग करके बता सकते हैं क्या ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटफुल है या नहीं है। अगर प्रॉफिटफुल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जितना भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जितना आपको फ़ायदा दिख रहा है उस फ़ायदे के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके फ़ायदे के अनुसार और भी चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, जैसी आप लोगों की राय होगी उसी के अकॉर्डिंग, उसी राय के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा क्या कह सकते हैं प्राथमिकता रहेगी। ठीक, अगला सवाल पूछा गया है कि ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। बेटा ब्रिटिश काल के दौरान का मतलब क्या? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में हुआ करती थी तो उस समय ऐसे कौन सा वो वर्ष था जिस समय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के बताया कि बेटा ध्यान से सुन लो इस बात को कि कब हुई थी, है ना, कब हुई थी मैंने आपको बताया। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बताया था कि बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश करेगा और आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1882। बहुत बढ़िया। अगर आप लोग कमेंट करके भी बता रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को पता है इसका मतलब। ठीक, तो यहाँ पर 1882 हो जाता है। 1882 में ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी, और किसके द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी बेटा? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। किसके? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। कौन है लॉर्ड रिपन? तो ये बेटा 1880 में भारत के वायसराय बनकर आए थे। ठीक, और ये कब तक रहे? 1880 से
1884 तक भारत में वायसराय रहे थे। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की शुरुआत की थी और एक बेहतर लेवल पर लेकर गए थे किसको? स्थानीय स्वशासन को। इन्हीं के आधार पर आज भी भारत में क्या है? स्थानीय स्वशासन है। हालांकि उनके लिए अलग अलग समितियां बनाएगी उनको लागू करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है बच्चे? प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया है? तो भारतीय संविधान में राज्यों के लिए निर्देश निर्देश देने की बात चल रही है। तो इस बात को तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में इन अनुच्छेद का जिक्र किया गया है जो राज्य या एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए बनाए गए हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो कौन सा आर्टिकल है? तो बेटा वो है आर्टिकल नंबर 14 जो किसको बताता है? भारत के राज्यों में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। ठीक है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। समझ आई बात? अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? तो ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करने वाले को जब शिवाजी का शासनकाल या मराठाओं का शासनकाल भारत में हुआ करता था तब उस समय कौन कहलाता था या ग्राम प्रधान क्या कहलाता था? इस क्वेश्चन का आप आंसर याद रखेंगे। इसको हम कहते थे पाटिल। क्या कहते थे मेरे बच्चे? पाटिल इसको हम कहते थे। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। पाटिल किसको कहा जाता था? तो ग्राम प्रधान को कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल में। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि शिवाजी का शासनकाल कब शुरू हुआ और मराठा साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? बेटा पंचायत का सदस्य बनने की बात चल रही है और न्यूनतम आयु सीमा की बात चल रही है। तो ध्यान से सुनेंगे इस बात को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। ध्यान से सुनने वाली बात क्या है? तो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जब बात चले पंचायती राज का सदस्य बनने की तब है आंसर 21 वर्ष। ठीक है, तब है आंसर 21 वर्ष। लेकिन अगर बात हो क्या? बात हो ग्राम सभा का सदस्य बनने की तब आंसर क्या होता है मेरे शेर? तब आंसर होता है 18 वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं आई? तब आंसर कितना होता है? 18 वर्ष होता है। बेहतर तरीके से इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि ग्राम सभा क्या होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ग्राम सभा क्या होती है। मुझे पता तो चले कि कितने लोग ऐसे हैं जो बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ नालायक गर्दी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न पूछ रहा है प्रश्न 8, पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? तो बेटा पंचायतों के निर्वाचन की बात चल रही है, यानी कि चुनाव संपन्न कराने की बात चल रही है। तो पंचायतों का चुनाव संपन्न कौन कराता है? क्या केंद्र चुनाव आयोग कराएगा? नहीं 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 नहीं, केंद्र चुनाव आयोग तो कतई नहीं कराएगा। निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही चुनाव आयोग बनाए जाते हैं राज्य के, केंद्र के। ठीक, तो ये निर्वाचन आयोग भी इसका सटीक आंसर नहीं होगा। राज्यपाल का निर्वाचक मंडल, बेटा राज्यपाल का निर्वाचक मंडल कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। दूसरी बात ये भी याद रखेंगे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या राज्यपाल का कोई निर्वाचक मंडल होता है, तो बेटा नहीं, राज्यपाल का कोई भी निर्वाचक मंडल नहीं होता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, उसके कार्य के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है या कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। अरे बेहतर तरीके से जानते हैं ना कि पंचायतें जो विषय हैं वो किसकी हैं? राज्य के विषय की हैं। दूसरी बात, पंचायतें किस में आती हैं? राज्यों में आती हैं। राज्य ही तो लागू करता है पंचायत को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम सभा की कार्यपालिका कहाँ होती है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है और आपको पता भी है इस क्वेश्चन का आंसर। आई एम श्योर कि ग्राम सभा की कार्यपालिका कहाँ होती है। तो बच्चे याद रखेंगे, ग्राम पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत होती है, या कार्यपालिका नहीं होती है। तो ऐसा तो संभव ही नहीं कि कार्यपालिका नहीं होती। इसकी कार्यपालिका होती है, न जिले में न क्षेत्र में, इसकी कार्यपालिका होती है ग्राम में। कहाँ होती है बेटे? ग्राम में इसकी कार्यपालिका होती है। और ग्राम सभा की कार्यपालिका कहाँ? ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है भाई, ग्राम सभा क्या है? अभी तो तुमने कमेंट करके मुझे बताया था कि ग्राम सभा क्या है। और जब तुम्हें पता है कि ग्राम सभा क्या है, तो इन लोगों की पंचायत, या जो लोग ग्राम सभा में आ रहे हैं, उनकी पंचायत कहाँ होती है? तो ग्राम पंचायत ही उनकी पंचायत होती है, या कह सकते हैं उनकी कार्यपालिका होती है। बात समझ में आई? जिसमें वो कार्य करवा रहे हैं और कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न नंबर 10 इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और इस वीडियो को इस प्रश्न के बाद बिल्कुल समाप्त कर दे रहे हैं। और एमसीक्यूज के 3 वीडियोस मैंने आपको दिए हैं। इन 3 वीडियो से आपको कितनी नॉलेज मिली है, ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। मुझे लग रहा है मैंने वीडियो गलत लिख दिया, मैं सही करके लिख देता हूँ ये। ठीक है, वीडियो तुम लोग डिसाइड कर लेना कौन सा सही है। अरे यही सही है। 3 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ भैया, 3 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ जो पंचायती राज व्यवस्था के एमसीक्यूज पर आधारित है। ठीक। दूसरी बात, आपने इन वीडियो से जो नॉलेज गेन किया है वो मुझे कमेंट करके रेटिंग के अनुसार बता सकते हैं कि सर हमें इतना प्रॉफिट यहाँ से मिला। तीसरी बात, आप ये भी बताएंगे कि हाँ ये वीडियो अच्छी हैं और इनको हम शेयर कर रहे हैं। शपथ लो एक कि शेयर कर रहे हैं। ठीक है भैया, इन वीडियोस को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी जो एमसीक्यूज के वीडियोस को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो देख सकें। दूसरी बात ये भी याद रखना कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको हर एक वीडियो जो भी न्यू स्टडी से रिलेटेड होने वाली है वो मिल जाए। ठीक। दूसरी बात, चैनल के सब्सक्राइब के बटन में एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी दबा देंगे, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट रूप से मिलता रहे। ठीक। आपकी काम की वीडियो होती है ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? आने तो नोटिफिकेशन, हम देखेंगे वीडियो, ऐसी शपथ लो। ठीक है बच्चे। चलिए, यहाँ सवाल क्या दिया है? सवाल ये दिया है कि निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं के 4 स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया। देखो, इनसे पहले जो वीडियोस में लाया हूँ एमसीक्यूज की, उनके क्वेश्चन बड़े दमदार थे, और इस वीडियो में मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दम वाला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वोत्तम दम इसी के अंदर है, इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि मैंने इसको लास्ट में रखा है, कोई उसका रीजन ना, कोई रीजन नहीं, बस क्वेश्चन रैंडमली जहाँ आ जाए उससे मतलब नहीं है कि शुरू में कोई अलग थे लास्ट में अलग थे। नहीं, मैं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, बता सकता हूँ कि जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी जानते हैं, जो ऑफलाइन में मेरे क्लासेस को अटेंड करते हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि हाँ सर ने जो भी हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं वो प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिलते हैं, और इन फ्यूचर जब वो एग्ज़ाम दे देते हैं तो उन्हें एग्ज़ाम में देखने को भी मिलते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद शेयर करते हैं एक्सपीरियंस की सर बाकी थे। वो लोग भी जिन एग्ज़ाम्स को नहीं देते उन्हें हम भी देते हैं कुछ एग्ज़ाम्स, तो हमें भी देखने को मिलते हैं। कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स हम देने का प्रयास करते हैं, चाहे उनमें हमारी योग्यता ही क्यों ना हो या ना हो, हम अप्लाई कर देते हैं जहाँ अप्लाई हो सकता है। कुछ हैं जहाँ पर नहीं कर सकते बिना योग्यता के, तो जहाँ पर बिना योग्यता मांगे, पहले ही योग्यता के सर्टिफिकेट नहीं मांग रखे होते, अप्लाई करने का मौका मिलता है, कर देते हैं, एग्ज़ाम देने मिलता है, उससे बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। और वही एक्सपीरियंस आज चीख चीख कर बोलता है कि बेटा अरुण सर, बेटा अरुण सर, या कह सकते हो बेटा अरुण, ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए। तुम्हारी निगाह से छूट गया तो समझ लो दिक्कत आ जाएगी। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो तुम्हारा पेपर ही तुम्हें बता देगा। बात समझ में आ गई? तो फिलहाल देख लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और सवाल में पूछा है कि 4 स्तरीय प्रणाली का सुझाव किस समिति ने दिया। तो यहाँ देखेंगे जीवी के राव समिति, इस क्वेश्चन का आंसर जीवी के राव समिति है। और एक ज़बरदस्त ट्रिक तुम्हें बता के जा रहा हूँ लास्ट में समितियों से रिगार्डिंग, और एक ट्रिक का वीडियो भी मैं इसका बता दूंगा ना, छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि बहुत बच्चे उसको देख सकें, बहुत बच्चों का फ़ायदा हो जाए। देखो, छोटा सा ट्रिक ये है मेरे शेर,
छोटा सा ट्रिक ये है, अगर आप देखेंगे आपसे जब भी पूछा जाए कि द्विस्तरीय पंचायत, द्विस्तरीय यानी कि दो स्तर पंचायत प्रणाली का सुझाव किस समिति ने दिया, तो उस समिति का नाम आप याद रखेंगे अशोक मेहता। क्या नाम याद रखेंगे मेरे बच्चे? अशोक मेहता। क्यों, कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक से? समिति जो है ये सभी के साथ जुड़ेगा, तो समिति को हमें नहीं देखना है, हमें देखना है नाम में कितने अक्षर हैं या कितने शब्द हैं। तो दो शब्द हैं, एक दो, द्विस्तरीय। दो शब्द हैं तो द्विस्तरीय समिति। यहाँ देखो, नाम में समिति को हाइड करेंगे, नाम में कितने स्तर हैं या नाम में कितने शब्द हैं? जी वी के राव, चार शब्द हैं, चार स्तरीय, चार स्तरीय समिति इन्होंने बताई। कौन सी चार स्तरीय बताई थी? एक बार से फटाफट से कमेंट में बता दो, चलो मैं ही बता देता हूँ तुम्हें। चार स्तरीय कौन कौन सी बताई? पहली स्तरीय इन्होंने कहा कि भैया ग्राम स्तर होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा क्षेत्र स्तर होना चाहिए, जिसको मध्यम स्तर भी कह देते हैं। तीसरा इन्होंने कहा जिला स्तर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। और चौथा इन्होंने एनडीसी या फिर कह सकते हैं आप नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्तर भी क्या होना चाहिए, इस पंचायत समिति में शामिल होना चाहिए। ठीक है, चार स्तर हो गए। अच्छा, द्विस्तरीय कौन कौन से हैं ये तो तुम कमेंट में बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। इन्हीं में से हैं, फटाफट से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है बताने में, है ना। यहाँ देखें, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के बारे में बताया था। समिति को फिर से हाइड करेंगे, कितनी? त्रिस्तरीय, एक दो तीन। अब दो स्तरीय भी मैंने आपको बता दिया, तीन स्तरीय भी मैंने आपको बता दिया, चार स्तरीय भी मैंने बता दिया। इन तीन समितियों ने ही स्तर के बारे में बताया है, बाकी समितियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक समिति और इम्पोर्टेंट है, कौन सी? एल एम सिंघवी समिति। वो एल एम सिंघवी समिति ने क्या किया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, इस बात का सुझाव दिया। और इसी बात का सुझाव पी के थुंगन समिति ने दिया था, जो कि गठित की गई थी 1989 में, 1989 में। जबकि एम एल सिंघवी समिति या एल एम सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? तो वो गठित की गई थी बेटा 1986 में। अच्छा, यहाँ पर देख ले, तो ये ट्रिक तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया है? तो ये दिया है बलवंत राय मेहता ने। और इनमें भी कितने शब्द हैं? एक दो तीन शब्द हैं तो त्रिस्तरीय, एक दो दो शब्द हैं अशोक मेहता में तो द्विस्तरीय, जीवी के राव में चार शब्द हैं, एक दो तीन चार तो चार स्तरीय। बोलो, मजा आया? चलिए, आया होगा 100%। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ट्रिक आपको समझ में आ चुकी है, तो बहुत अच्छे से फटाफट से लाइक कर देंगे वीडियो को। अब भी लाइक नहीं किया तो समझ लो गोली मार दूंगा तुम्हें मैं। फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, और क्या करना है? शेयर भी करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ताकि और भी वीडियो मिल जाए, है ना, नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। ठीक है, चलिए भैया वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, ये भी समझ लो, अशोक मेहता समिति कब गठित की गई थी? 1957 में। रिपोर्ट कब पेश की? 1958 में। दूसरी बात, जीवी के राव समिति कब गठित हुई थी? तो बेटा ये हुई थी आपकी 1985 में, 1985 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब केस पेश की? 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुई? तो ये 1900, ओहो, अशोक मेहता 1957 में नहीं, एक सेकंड की गलती हो गई। अशोक मेहता समिति हुई है 1977 में। ठीक है, 1977 में। और बलवंत राय मेहता समिति जो हुई है ये 1957 में हुई है। ओवर कॉन्फिडेंस है? कहीं नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा हो जाता है कई बार। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। आगे आप लोगों का काम है वीडियो शेयर करना।